Guys, am I audible? Yes. Okay. So go through your last lecture notes. If you have any doubts, please ask. What was the last part of the last lecture? So aromaticity. So non-aromatic we are done. Okay. Okay. चलो. So continuation में उसके करते हैं कुछ बेटा. और ये भी एरोमेटिक का पार्ट है. एक हेडिंग डालिएगा एनुअली. और एक छोटा सा नोट लिखिए इसमें. कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक hydrocarbons of molecular formula CnHn. What is aniline? A conjugated monocyclic hydrocarbon of molecular formula CnHn is aniline. ठीक है. और रिंग साइज जो होता है ना, रिंग साइज ऑफ aniline is indicated by writing number inside the square bracket. Number inside the square bracket. सबसे जो मतलब पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है C6H6. कैन यू रिकॉल क्या है ये? सर बेंजीन. बेंजीन. इट्स सो सिंपल. बेंजीन. तो ये जो C6H6 है इसको हम लिखते हैं 6-एनुलीन. यानी कि बेंजीन को ही 6-एनुलीन करके लिखा जाता है. तो कभी मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि इज 6-एनुलीन एरोमेटिक, तो आपका आंसर होगा यस. क्या सबको मेरी बातें समझ में आई बेटा? यस सर. अब इसमें जो अपने सिलेबस में है वो सारी एनुलीन्स हम लोग करेंगे, और उसमें कौन सा एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है, वो सारा डिस्कशन करेंगे. सो आर यू रेडी? इस पेज को हटा दे बेटा. यस. यस सर. अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट बुकलेट का डिस्कशन करेंगे. हाँ, सो आई एक्सपेक्ट कि आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे और फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझसे पूछिएगा. ठीक है गाइस? इसको देखो. दिस इज 4-एनुलीन. सर नेक्स्ट लेक्चर कल ही है आपका? आप तो कल डिस्कस कर लेंगे. 4-एनुलीन क्या है बेटा? स्ट्रक्चर बनाकर देखोगे तो समझ में आएगा. ये है 4-एनुलीन. तो साफ साफ देखकर पता चल रहा है कि ये क्या है? एंटी एरोमेटिक. तो हम इसके सामने क्या लिख देंगे? एंटी एरोमेटिक. इसका ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ है. फिर 6-एनुलीन, क्योंकि एक डबल बॉन्ड आप जब बढ़ाओगे तो आपको 2 कार्बन एटम्स बढ़ाने पड़ते हैं, इसीलिए 4 के बाद 6 आएगा. तो 6-एनुलीन हम ऑलरेडी जानते हैं, पॉपुलर है. देखो डेफिनेशन भी आप फिट करिए. देखिए क्या बोलता है? कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक. कॉन्जुगेटेड है और मोनोसाइक्लिक है, और फॉर्मूला क्या है? C6H6. इसका फॉर्मूला क्या था?
C4H4, C6H6, और ये क्या है अपना, हम पहले से जानते हैं बेटा इसको, एरोमेटिक। एरोमेटिक। ठीक है, एक ये हो गया। इसके अलावा 8 एनुलिन बड़ा पॉपुलर है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। रीजन है इसके पूछने का, क्योंकि ये तुम्हें देखने में जो है वो एंटी एरोमेटिक लगेगा। याद है, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, ये एंटी एरोमेटिक लगता है, बट ये एंटी एरोमेटिक है नहीं। याद है टब शेप? हाँ यस सर। हाँ यस। हाँ, तो ये टब शेप में एग्जिस्ट करता है, एंड इसी वजह से इसकी प्लिनैरिटी लूज होती है और इसका जो नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक। कैरेक्टर है वो खत्म हो जाता है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, नॉन नॉन एरोमेटिक। ऐसा डायग्राम दिया हो या ऐसा डायग्राम दिया हो, हमें लिखना इसको नॉन एरोमेटिक ही है। ठीक है, तो ये हो गया, इतना कॉपी कर लो। फिर हम लोग 10 एनुलिन का डिस्कशन करेंगे, वो भी शायद मैंने आपको बताया था, मैं यहीं पर लिख देता हूं। 10 एनुलिन, C10H10। 10 एनुलिन क्या होगा बेटा, अगर आप रिकॉल करें तो ये स्ट्रक्चर भी बनाकर मैंने शायद दिया हुआ था, है ना? यस सर, लास्ट तक यही था। देखिए, कई सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वो बनाया जाता है जिसमें स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो, रिपल्शंस मिनिमम हो। तो जनरली जो अगर कहीं पर डबल बॉन्ड आता है रिंग के अंदर, तो कोशिश रहती है कि अगर वो लार्ज रिंग है तो ट्रांस जो हो उसको हम लोग लेकर के आए। तो उसके बावजूद यहाँ पर ये अनस्टेबल सिस्टम हो जाता है, ये दो जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं। तो इसका नोट मैं अभी लिखाऊंगा आपको, और इसको लेकिन लिख लेना है क्या बेटा, नॉन एरोमेटिक। और क्यों नॉन एरोमेटिक हुआ, उसके लिए एक, पोलैरिटी लूज करो। हाँ, एक नोट लिखना है। और उससे पहले ये कॉपी कर लो बेटा सारी चीजें। शुड आई गिव यू नोट? यस सर। चलो लिखो बेटा, इन 10 एनुलिन, in 10 annuline, 2H atoms, 2H atoms present at the center of the ring, present at the center of the ring, interfere with each other, interfere with each other, interfere with each other, and force the molecule out of planarity. They force the molecule out of planarity. So, even though it looks like 10 pi electrons loop, but it is non-aromatic. It looks like 10 pi electrons loop, but it is non-aromatic. Clear है बेटा? यस सर। यस अब सर। देखो, इसमें एक काम करते हैं कि ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये इंटरफेयर कर रहे थे, है ना? तो अगर हम इनको हटा दें तो अपना काम बन सकता है। तो एक सिचुएशन देखो बेटा, ये था आपके पास स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। ये आपके पास स्ट्रक्चर था, दो हाइड्रोजन एटम्स थे जो इंटरफेयर कर रहे थे, तुमने उनको हटा दिया, लेकिन हटाने पर इसकी वैलेंसी तो केवल 3 बची, इसकी भी 3 बची, तो सेटिस्फाई कैसे कराएं? तो एक तरीका क्या है, इन्हीं को कनेक्ट कर दो आपस में। नहीं समझे? समझ गए सर। और हाँ। ये कंपाउंड एक पॉपुलर एरोमेटिक कंपाउंड है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, नैप्थलीन।
आप समझे ना कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना परफेक्ट है, ये तुमको इस एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि यस सर, वहां पर जो दो हाइड्रोजन एटम्स प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उनको हटाते ही अगर हमने कनेक्टिविटी बीच में कर दी तो ये एक पॉपुलर कंपाउंड निकल आया। हमने बनाया नहीं है, हम तो केवल एक विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं कि सिचुएशन क्या हो सकती थी, और ये हमको एक बेहतरीन कंपाउंड मिल गया जो हमारे लिए एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक इसी तरह दूसरा सोचिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिएगा, ये एनुलिन नहीं है बेटा, हाँ ये एनुलिन नहीं है, एनुलिन वो जो वहां तक था बस वहीं तक है। और दूसरे एग्जाम्पल है वो बाद में, पहले हम 10 एनुलिन की जो दूसरी पॉसिबिलिटीज है सब्सटीट्यूटेड वाली उनकी बात कर रहे हैं। इसको देखना बेटा, अब फिर से वही कहानी कि तुमने दो एच तो हटा दिए, लेकिन उनकी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करें। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑक्सीजन जैसे डाईवैलेंट होता है ऑक्सीजन, तो उसी को इन दोनों से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये कार्बन एटम्स की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई, और ये ओ प्लेन के बाहर है, रिंग पूरी की पूरी प्लेनर हो गई, और रिंग अगर प्लेनर हो गई तो इसका लूप क्रिएट हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और ये क्या हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक। एरोमेटिक। तो इस तरह के तुम्हें कंपाउंड्स दिए हों तो तुम उनको एरोमेटिक में टिक करिएगा, ठीक है, चूज करिएगा। अब इसी तरह से दूसरी पॉसिबिलिटीज में क्या देख सकते हैं कि क्या कोई दूसरा है जो डाईवैलेंट इसी तरह कनेक्ट करे। तो जो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन मिल सकते हैं वो ये हो सकते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर O के बदले लिख देते हैं NH। एन ट्राईवैलेंट होता है, एक वैलेंसी उसकी H से सेटिस्फाई करती है और दो इन एटम्स के साथ, है ना। इस तरह से तो हमारे लिए ये भी एरोमेटिक हो गया, क्योंकि हमारा नीचे का जो है वो 10 पाई का लूप भी तो हमको बनाना था प्लेनर करके। फिर देखो ये, अब इसमें हमने क्या किया, यहां पर एक CH2 लगा दिया ऐसा, ये इसको भी हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कंपाउंड लिख सकते हैं। इसको कॉपी कर लो बेटा। Should I remove this? No, sir. Okay. Done. Done. गाइस इसके बाद आप कंटिन्यूएशन में 12 एनुलिन, इसको आप लिख दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि जो 8 एनुलिन है और 10 एनुलिन है वो दोनों नॉन एरोमेटिक है, और उसके अलावा तुमको और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एंटी एरोमेटिक लिखेंगे। फिर इसी तरह से 14 एनुलिन, इसको हम लोग एरोमेटिक लिखेंगे। एक स्ट्रक्चर में बना के दे सकता हूँ, इससे क्या होगा कि तुमको आइडिया लगेगा कि इस टाइप से भी स्ट्रक्चर्स बन के आएंगे। जब बड़े स्ट्रक्चर्स होंगे तो इसी तरह से वो तुम्हें डिजाइंड वे में मिलेंगे, तो परेशान नहीं होना है, ये केवल उनका स्टाइल है ड्रॉ करने का, अपने को इससे ज्यादा घबराना नहीं है। इसमें भी ये जो कार्बन है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, तो ये हाइड्रोजन एटम्स भी इंटरफियर करते हैं, बट ये इंटरफेरेंस इतना ज्यादा नहीं है कि प्लिनैरिटी लूज कर दे ये, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली भी इसको एरोमेटिक पाया गया है। सो अगर बाय चांस कभी ऐसा क्योंकि ये हो सकता है कि कहीं पर आपको उस कॉन्सेप्ट 10 एनुलिन के बेसिस पे जाए तो कहीं पर हो सकता है इसमें नॉन एरोमेटिक आपको लिखा हुआ मिल जाए, बट स्टैंडर्ड बुक्स में इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, एरोमेटिक, तो हम इसको एरोमेटिक ही कंसीडर करेंगे, ठीक है।
इसको आप Yes, नोट sir. कर लो तो बेटा। हमें याद रखना पड़ेगा कौन से कंपाउंड्स में इंटरफेरेंस करता कि मतलब वहाँ मतलब हमको पता चल देगा। एक ही में तो करता है। बस उसमें ही करता। हाँ, कितना याद रखना है, एक में करता है, एक ही। भाई इसमें रिंग का साइज बड़ा हो गया ना, इसका मतलब दूर हो गए। वो रिंग का यस। साइज छोटा था, तो वो सेंट्रल एच जो थे बहुत क्लोज थे तो इंटरफेयर कर रहे थे, सो सिंपल। यस। ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको, इसकी ये जो थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस कर भी रहे थे, इसके इंटरफेरेंस को तुम परमानेंटली खराब खत्म कर सकते हो। कैसे? उसी स्टाइल में जो हमने थोड़ी देर पहले किया था 10 एनुलिन में। देखो मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं इसी डिजाइन में बना दूं इसको, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये तो अब आप समझ सकते हो कहाँ कहाँ वो होंगे, यहाँ और यहाँ। तो बस ये कर दिया, ये कर दिया, और यहाँ CH2 लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर। और ये इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ से। तो वो जो दो H थे वो उनको आप पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं, तो ये भी हमारे लिए एरोमेटिक है। नहीं समझे? इसमें तो थोड़ी बहुत डेविएशन भी हुआ प्लिनैरिटी से, लेकिन इसको भी हम एरोमेटिक ही कंसीडर करते हैं, और ये हमारा एरोमेटिक हो गया पूरी तरह से। ठीक है। इसमें एक और तरीका होता है बेटा। एक तरीका क्या होता है कि जो अगर H एटम्स का इंटरफेरेंस हटाना है आपको, तो हम उसमें ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कई बार क्या कर देते हैं बेटा? ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल। इसको देखो, इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो ये तुम्हें क्या लगेगा कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इस तरह करके अगर तुम इसके टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालो ना, तो तुम्हें 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे। क्या तुम देख पा रहे हो बेटा? इसमें देखो 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। यस दिख रहा है। दिख रहे हैं ना? लेकिन इसकी खास बात यह है कि भले ही तुम्हें 16 दिख रहे हैं, बट एक्चुअली में ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, उसमें दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। और दो पाई में वन पाई एक्चुअली लोकेलाइज्ड है, एंड वन पाई इज डीलोकेलाइज्ड। यानी कि आउट ऑफ टू पाई बॉन्ड्स एक पाई बॉन्ड ही केवल रेजोनेंस में जा रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस। तो यहां से भी आप केवल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करोगे, और बाकी जगह से तो टू पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर ही रहे थे। तो बताइए कितने का लूप आपको दिखाई देगा अब? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स में। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस चीज को इंडिकेट करता है? एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी को। ठीक है। चलो इसको भी कॉपी कर लो बेटा, क्योंकि इस तरह के डिजाइन वाले कंपाउंड्स आएंगे ही आएंगे तुम्हें एग्जाम में, तो वहां घबराना नहीं है, काम हो करके सोचना है, और तुम्हें आंसर आ जाएगा। कई बार क्या होते हैं, बड़े बड़े रिंग्स इस तरह से दिए होंगे, तो कई बार बड़ी सिंपल तरीके से तुम चेक कर सकते हो कि पेरीफेरी के बस पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो, बीच की रिंग को तुम इग्नोर भी कर देती हो, और तुम्हारा पेरीफेरी वाला अगर 4n+2 पाई को मैच करता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एरोमेटिक। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। डन बेटा। यस सर। ओके गाइस, इसी के कंटिन्यूएशन में 16 एनुलिन। 16 एनुलिन नॉर्मल अपना है, एंटी एरोमेटिक, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दो ही है जो तुम्हें अलग मिले। वो जो लूप तुम्हें दिखाई दे रहा था वो एक्चुअली में नहीं मिल रहा था, और वो नॉन एरोमेटिक हो गए थे। याद है ना बेटा? यस। 18 एनुलिन तक अपने को इस तरह से लिखना है, ये एरोमेटिक हो गया। डिजाइन भी चाहिए तो हो सकता है कुछ इस तरह का डिजाइन दिया हो, तो वो घबराना नहीं है बेटा। हाँ, इस तरह की डिजाइन तुम्हें मिल सकती है।
इस तरह की डिजाइन मिल सकती है, और यहाँ भी एच इस तरह के हो सकते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस हम बोल सकते हैं, राइट। ये और इसमें भी उसी तरह से हम अगर इंटरफेरेंस को रिमूव करना चाहते हैं तो कुछ उस दूसरे स्टाइल का कंपाउंड बना सकते हैं। देखो मैं आपको डिजाइन दिखाता हूँ, आप खुद भी सरप्राइज्ड होगे कि ऐसा कंपाउंड अगर दिया है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एरोमेटिक। इवन दो वहां ट्रिपल बॉन्ड है, बट ट्रिपल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर लेंगे, और एक पाई बॉन्ड को हम लोग लोकलाइज्ड मान लेंगे। देखो इसमें देखो बेटा, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने बन रहे हैं, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से 2 ले लो, यहाँ से 2 ले लो, यहाँ से 2 ले लो, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं? 18। 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो लूप बन रहा है, लेकिन अगर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो कितने बन रहे हैं? आया? 12। नहीं नहीं, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोला है मैंने, तो 24 पाई इलेक्ट्रॉन, 24 सर। यस। 24 पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 24 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप नहीं आएगा। हम लोग कितने का लूप लेंगे? 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। और 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस चीज को इंडिकेट करता है? एरोमेटिसिटी, है ना। ये तो इस तरह के आपको मिलेंगे, और ये इस तरह की प्रिपरेशन जब आपकी होगी तो आप कितना भी डिफिकल्ट आए, आप डेफिनेटली क्वेश्चंस को क्रैक करोगे। कॉपी कर लो इसको। डन बेटा? यस। जाओ। एक बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी हम पढ़ते हैं, इसको बेंजाइन कहते हैं। बेंजाइन इज ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड। कोई बता सकता है बेंजाइन एरोमेटिक है, कितने पाई का लूप बन रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स का? सर 6 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यस, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप बन रहा होगा। ठीक है, ये एरोमेटिक हो गया हमारे लिए। अब इसकी एक खास बात है, इसको अलग से स्टडी किया जाता है। एरोमेटिक अगर कंपाउंड है तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर आने चाहिए बेटा? रिंग क्या होनी चाहिए? प्लेनर होनी चाहिए, तो हम प्लेनर लिख देंगे। रेजोनेंस होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स करना। 4n+2 पाई का लूप होना चाहिए। तो देखो ये वाली चीज तो तुमने लिख दी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बोल के। रेजोनेंस तो कर ही रहे हो, तभी आपका वो लूप क्रिएट हुआ। प्लेनारिटी के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए बेटा? sp2। sp2। तो हम लोग सबका sp2 लिखेंगे, सबका sp2 लिखेंगे। अब देखो केमिकल बॉन्डिंग से अलग चीज तुम्हें दिखाई देगी। अभी नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, वो पाई बॉन्ड नहीं बनाते। नॉर्मल सिनेरियो में हम ये बोलते हैं, बट बेंजाइन इज द एग्जांपल वेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आल्सो फॉर्म पाई बॉन्ड। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कार्बन और ये कार्बन, अगर तुम ध्यान से देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, इसका मतलब इसके पास 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं एंड 1 p ऑर्बिटल है। ठीक है, और इस वाले कार्बन, क्योंकि हर कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो अगर 3 sp2 हैं, क्योंकि sp2 का मतलब ही 3 हो गया, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो बचा क्या होगा? एक p ऑर्बिटल। तो इसमें भी वही सिनेरियो होगा, 3 sp2 और 1 p ऑर्बिटल। अब आप देखो, बनाने हैं तुमको 2 पाई बॉन्ड्स, राइट ना, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड मींस 2 पाई बॉन्ड्स हैव टू फॉर्म। तो 2 पाई बॉन्ड्स कैसे बनेंगे? तो एक पाई बॉन्ड तो pp ओवरलैपिंग से बन गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक पाई बॉन्ड तो पीपी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन गया, तो दूसरा पाई कैसे बनेगा? ऑफ कोर्स वो किसकी बेसिस पे बनेगा? sp2 sp2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से।
तो ये नोट मैं आपको लिखाऊंगा, इस पर हो सकता है तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, जैसा मैंने लिखा बस उतना कॉपी कर लो, नोट लिखते ही आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा? यस। Yes, done. नोट लिखिएगा बेटा। in benzene in benzene in benzene even hybrid orbitals participate even hybrid orbitals participate in even hybrid orbitals participate in pi bond formation. Hybrid orbitals participate in pi bond formation. ठीक है? यस। इसके आगे ये तो सब पार्ट पूरा फिनिश हो गया। अच्छा, कुछ आप लिखिएगा बेंजीनॉइड कंपाउंड, ऐसा करके एक सब हेडिंग डालिएगा। ये सब एरोमेटिसिटी का पार्ट है। बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, बेंजीनॉइड सर वो एक कंपाउंड्स। डाउट था बोलो। सर, मतलब वो जो 14 एनोलिन में आपने लिखा के दिए थे ना, तो वो जो दोनों स्ट्रक्चर्स थे वो तो एनोलिन नहीं थे ना? तो इनकी बात कर रहे हो ना, ये एनुलिन नहीं है। एनुलिन केवल CNHN वाला है। यस। ठीक है, चलो बैक टू दिस। बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स का मतलब है कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग होना नेसेसरी। ठीक है, तो जो बेंजीनॉइड के पॉपुलर एग्जांपल्स हैं वो नैप्थलीन है, एंथ्रासीन है, फेनंथ्रीन है, तो इनको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए नोट लिख लो बेटा पहले। दोज कंपाउंड्स which have two or more benzene rings connected with each other or fused together. Connected with each other or fused together. Can you repeat? Those compounds which have two or more benzene rings connected or fused together. लिख लिया बेटा सबने? यस सर। यस। Now listen carefully. जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, ये है, ये और अच्छे से बना दूं, आप कंफ्यूज नहीं तो हो जाएंगे। ये नैप्थलीन है। नैप्थलीन एक पॉपुलर एग्जांपल है बेंजीनॉइड कंपाउंड की कैटेगरी का। इसमें बेसिकली दो बेंजीन रिंग्स हैं, फ्यूज्ड टुगेदर वाली सिचुएशन है ये। ठीक है, अब एक्चुअली नैप्थलीन जो है ना, उसको अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें जो है कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप बन रहा है बेटा, कोई गेस कर सकता है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप आपको समझ में आ रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने का बेटा?
10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10। नहीं, जब भी ऐसी सिचुएशन आए, ये तुम्हारा एनुलिन नहीं है जिसमें तुमको टोटलिटी में पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हैं। हर एक रिंग को देखना पड़ेगा तुम्हें, यानी कि इंडिविजुअल रिंग्स पे फोकस करो और ये चेक करो क्या इंडिविजुअल रिंग्स जो है वो एरोमेटिक हैं। आप इनमें टोटलिटी में नहीं जा सकते, नहीं तो आप मिस्टेक कर दोगे बेटा। कभी भी टोटलिटी में कोई चीज थोड़ी ना, इनके बीच में बॉन्ड आ रहा है, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं कि आप इस तरह से काउंट कर लें। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। यस। तो हाँ सर। हमारा फोकस फिर इंडिविजुअल रिंग्स पे होगा। अगर वैसे चेक करोगे तो तुम्हें ऐसी फीलिंग्स आएगी कि यहाँ पर तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप बन रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर 6 पाई का बन रहा है? नो नहीं। नो सर। सर। यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो केवल रेजोनेंस कर रहा है, लूप नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं, ध्यान से देखना बेटा, ऐसा। अब तुम इसको ध्यान से देखो तो तुम्हें कॉमन बॉन्ड दोनों रिंग्स में दिखेगा यस। यस सर। और तुमको लगेगा कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर भी आ गया और 6 पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी इधर आ भी गया। है। मेरी बात समझ में आई बेटा? हाँ तो सर। ये यस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल हुआ। दोनों रिंग्स यहाँ पर एरोमेटिसिटी जो है रिप्रेजेंट कर रही है। अब एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ऐसा। ध्यान से देखना बेटा, ये। तो ये जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं नैप्थेलीन के, इनको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। प्रिंसिपल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ नैप्थलीन। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी, जैसे आपको, जैसे इस पे बोले, नॉर्मली क्या होता है कि अगर 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं या जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो बॉन्ड्स तुम्हें इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। जैसे मैं बेंजीन की मान लीजिए ड्रॉ करूं, ऐसा। तो आप में से कोई भी देख के बता सकता है कि ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा, वो हर एक बॉन्ड जो होगा ना, वो आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, तो पार्शियल डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, पार्शियल डबल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, पार्शियल डबल। यानी एक में डबल, एक में सिंगल, तो वो बॉन्ड पार्शियल डबल। ये भी बॉन्ड देखो, एक में सिंगल, एक में डबल, तो ये भी पार्शियल डबल। यानी कि ये दोनों बॉन्ड्स एक ही स्टाइल में पार्शियल डबल हो रहे हैं, कि एक में डबल बॉन्ड दिख रहा है और दूसरे में सिंगल दिख रहा है। वो वाला भी एक में सिंगल दिख रहा है, दूसरे में डबल दिख रहा है। तो जो पार्शियल डबल का स्ट्रेंथ आएगा वो आइडेंटिकल हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो बेटा, जैसे तुम्हारा फोकस, मान लो मैं यहाँ नंबरिंग कर दूं 1 2 1 2 करके, तो क्या लगता है तुम्हें कि ये जो 1 2 है और ये 1 2 है, ये 1 और मैं 2 3 कर दूं, तो जस्ट कंपेयर 2 3 और 1 2 वाले बॉन्ड को, क्या तुम्हें लगता है कि ये आइडेंटिकल हो पाएंगे? देखो, नो 1 सर। 2 1 2 बॉन्ड 2 में डबल है, एक में सिंगल है। जबकि 2 3 बॉन्ड क्या है? एक में सर एक में ही डबल है। एक में डबल है, 2 में सिंगल है। यानी इनकी लेंथ या स्ट्रेंथ आइडेंटिकल नहीं होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। हाँ। तो जैसे मान लीजिए कि आपको नैप्थेलीन दिया हुआ है ये, तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए इसमें नंबरिंग कैसे करें। तो नंबरिंग यहां से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह की नंबरिंग होती है, या फिर इस डायरेक्शन से शुरू होती। ये नंबरिंग स्टैंडर्ड नंबरिंग है IUPAC के हिसाब से, इसको याद रखना है आपको। अब वो आपसे पूछेगा क्या? वो आपसे पूछेगा इनकी लेंथ्स के बारे में, जैसे C1 C2, C2 C3 C3 C4, इसके बारे में बात करेगा। तो यहाँ पर ये लेंस आइडेंटिकल नहीं है, उसके लिए मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक नोट। ठीक, इस पे डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा। ठीक है, वो पहले इतना कॉपी कर लो जो सामने ड्रॉ किया है मैंने, एंड देन नोट लिखो।
डन बेटा? यस। चलो नोट लिखो बेटा। अनलाइक बेंजीन, the CC bonds in naphthalene, unlike benzene, the CC bonds in naphthalene are not of the same length. Unlike benzene, the CC bonds in naphthalene are not of the same length. The bonds C1C2, C3C4, C5C6, C7C8, these bonds are about 1.37 angstrom. कितनी लेंथ होती है बेटा? 1.37 angstrom. Whereas other CC bonds are about 1.42 angstrom. Other CC bonds are about 1.42 angstrom. यानी कि तुम्हारा ये जो बॉन्ड है ये शॉर्टर बॉन्ड है और ये लॉन्गर बॉन्ड है। समझ में आया बेटा? यस। तो ये केवल इंफॉर्मेशन है और इसके थ्रू मतलब स्ट्रक्चर के थ्रू वी कैन एक्सप्लेन दिस नोट। अब एक दूसरा पॉइंट इसमें देखो बेटा। So what you told the length about CC bond? क्या चीज? Sir, length of CC bond 1.4 something. 1.42. Other CC bonds are about 1.42 angstrom. Yes. हो गया? Yes, sir. अब इसमें दूसरी चीज देखो बेटा। इस नैप्थलीन का रेजोनेंस एनर्जी, इसका रेजोनेंस एनर्जी करीब करीब होता है 61 किलो कैलोरी पर मोल। अगर बेंजीन की बात करोगे तो इसका रेजोनेंस एनर्जी होता है 36 किलो कैलोरी पर मोल। अगर मैं ये इस कॉन्सेप्ट पे जाऊं कि ये नैप्थलीन इज हैविंग 2 बेंजीन रिंग्स, सो मैथमेटिकली द रेजोनेंस एनर्जी शुड बी हाउ मच? 72। लेकिन होता कितना है? 61। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। यानी कि पर रिंग कितना पड़ रहा है इसका? लगभग 30 के आसपास, राइट? तो एरोमेटिक जो रिंग है यहाँ की और जो बेंजीन की एरोमेटिक रिंग है, कौन बेटर एरोमेटिक होगा? बेंजीन वाला, क्योंकि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 36 है और इसमें पर रिंग गिर रहा है कितना? 30 के आसपास। हाँ, लेकिन अगर मैं दो रिंग्स ऐसे कनेक्ट कर दूं, केवल फ्यूज नहीं करूं, तो क्या तुम देख सकते हो इनकी एरोमेटिसिटी इंडिविजुअली आप देखोगे तो 6 पाई 6 पाई का लूप आ रहा है। कैन यू सी? यस। Individually the two benzene rings showing 6 pi 6 pi का loop, so ये approximately 72 फॉल कर जाएगा। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस। कि अगर फ्यूज कर देगा तो फिर शेयरिंग वाली बात आ जाएगी, और शेयरिंग वाली बात आएगी तो फिर पर रिंग उतना अच्छा एरोमेटिक नहीं होगा। ऑल्दो रेजोनेंस एनर्जी इसकी 61 है जो कि बेंजीन से ग्रेटर है, लेकिन पर रिंग उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी अच्छी नहीं है, तो एरोमेटिसिटी चेक करोगे तो बेंजीन रिंग की बेटर आएगी। थोड़ी बहुत बातें मेरी समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ये भी आप पॉइंट लिख लो बेटा, है ना? इस पर भी कुछ हो सकता है बनाकर क्वेश्चन जेई में आपसे पूछ ले। डन बेटा? अच्छा, 2 मिनट्स। ये सब चीजें अच्छे से लिखिएगा बेटा, इन पर बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे, है ना? सर वो 61 किलो कैलोरी मोर नैप्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी है ना? यस बेटा। यस।
देन यस सर। ओके गाइस, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो नैप्थलीन है उसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका देखोगे तो क्या आता है? C10 है, 10 कार्बन एटम्स हैं और H8 है। आप चाहो तो चेक कर लो बेटा नैप्थलीन का। यस तो ये नैप्थलीन था अपना, और इसी C10H8 का, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक और कंपाउंड है, वो भी बड़ा पॉपुलर है। वो नॉन बेंजीनॉइड है। जैसे मैंने भी आपको बेंजीनॉइड लिखाया, उसी तरह नॉन बेंजीनॉइड मतलब उसमें बेंजीन रिंग नहीं है, लेकिन वो एरोमेटिक है। ये देखो, ये कनेक्टेड है ना, ऐसा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड। तो इसको आप ये समझिए कि एक 7 मेंबर्ड रिंग और एक 5 मेंबर्ड रिंग को आपने फ्यूज करा दिया। ठीक है, 7 मेंबर्ड रिंग और एक 5 मेंबर्ड रिंग। फिर से यहाँ पर रिंग्स आ गई दो। अब ये एरोमेटिक है, ये दिखाने के लिए तुमको ये जो बॉन्ड बीच में दिख रहा है ना, यहां पाई बॉन्ड लाना पड़ेगा, तो शेयरिंग होगी, तभी तुम बता पाओगे कि दोनों के लूप जो है 4n+2 पाई को मैच करते हैं कि नहीं। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस कि हमें बॉर्डर पे डबल बॉन्ड लाना ही लाना पड़ेगा। यानी हर बार जब भी तुम्हें रिंग्स दी हो और पूछा गया है कि एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं इस तरह से, तो और अब 2 रिंग दिए हैं या 3 रिंग्स दिए हैं, तो आप बॉर्डर पे डबल बॉन्ड लाने को ट्राई करो। तो जब बॉर्डर पे ऐसे लाओगे तो ये पेंटावेलेंट हो जाएगा, तो तुम्हें ये बॉन्ड आगे ब्रेक करके ऐसे लगाना पड़ेगा। तो इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। ये देखो, यहां पर माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड अनटच्ड है, यहाँ बॉर्डर पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ डबल है अनटच्ड, ये डबल अनटच्ड है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यहाँ 6 पाई का लूप दिखाई देगा इस रिंग में। देखो, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस, दिख रहा है 6 पाई का लूप। यस फिर इसी तरह से दूसरी तरफ भी ध्यान दो, दूसरी रिंग में भी, इसमें भी देखो निगेटिव चार्ज लोन पेयर को 2 काउंट कर लो, तो 2+2+2 ये भी 6 पाई का लूप हो गया। यानी कि ये तुमको एरोमेटिक दिखा रहा है कि दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिव्स यू कैरेक्टर एरोमेटिसिटी। ठीक है, सो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये, इसका भी मॉलिक्यूल, ये नॉन बेंजीनॉइड है, ये नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है। और पहला वाला कौन सा है बेटा? बेंजीनॉइड एरोमेटिक। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के एग्जांपल चूज किया। क्यों चूज किया? क्योंकि ये जो कंपाउंड है, ये जब इसका प्रिंसिपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमने बनाया, कोई चार्ज नहीं है इस पे, कहीं कोई पोलैरिटी नहीं है, और पोलैरिटी ना होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 0। डाइपोल मोमेंट 0, क्योंकि पोल्स ही नहीं है, जबकि यहां तुम्हें पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल दिखाई दे रहा है। यस इस बात समझ में आई? तो यस ये एक ऐसा कंपाउंड निकला जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है, लेकिन ये एक पोलर हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। एक्चुअल वैल्यू इसकी 0.8 डिबाई है, केमिकल बॉन्डिंग में डिबाई यूनिट पढ़ी है हमने। ठीक हाँ है, ये हो गया। अब जो ये तुम्हें दिख रहा है पोला, इसी की वजह से ये कलर्ड भी है। ये जो तुम्हारा इसका नाम एजुलिन है बेटा, एजुलिन। तो एजुलिन जो है वो कलर्ड भी इसी वजह से है। ठीक है, जबकि ये क्या है? कलरलेस है। तो यानी कि कई सारे कैरेक्टर्स तुमको इस बात से प्रूव हो गए कि इसमें ये पोलैरिटी प्लस माइनस आई और ये सिस्टम एरोमेटिक दिख रहा है। ये एग्जाम्पल कॉपी कर लेना, डायरेक्टली इस पर क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम्स में मिल सकते हैं प्लीज। दोनों आइसोमर्स हैं, याद रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है।
सर ऐसा मतलब स्ट्रक्चर सेम ना होंगे ऐसा? आइसोमर्स का मतलब स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, आइसोमर्स का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना। स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हुए तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नहीं समझ में आया? यस ये सब हम आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे बेटा, डोंट वरी। हाँ, यस। should I remove this beta? Have you all copied? सर 2 मिनट्स। Hmm. डन। Okay. Guys, इसी तरह के दो और एग्जाम्पल्स हम लोग लिखेंगे बेंजीनॉइड वाले। एक है एंथ्रासीन, 3 बेंजीन रिंग्स को फ्यूज कर देते हैं हम लोग। इसमें हम ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे। इसको लिखो आप एंथ्रासीन। इसका रेजोनेंस एनर्जी होता है अप्रोक्सीमेटली 84 किलो कैलोरी पर आवर। ठीक है। और दूसरा जो एक और एग्जांपल है फिनन-3, वो भी आप लिख लो बेटा। आगे चल के जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर आएगा तो इनकी रिएक्शंस वगैरह का भी डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए जस्ट कॉपी दीज एग्जाम्पल। Should I remove this? यस। चलो, सो हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द पार्ट एरोमेटिक का फिनिश कर दिया। अब इसमें एक छोटी सी चीज ये भी लिख लो, कुछ और भी कंपाउंड एरोमेटिक हैं जो उतना एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। तो ऐसा करके लिखिएगा कि अदर एरोमेटिक कंपाउंड, अदर एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें एक तो हम लोग पढ़ते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके चैप्टर आएगा। उसमें सैंडविच कंपाउंड लेते हैं, इसको बोलते हैं मेटालोसीन। मेटालोसीन, मेटालोसीन का हमारे पास जो एग्जांपल है वो फेरोसीन है। वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसा एग्जाम में तुम्हें वो दे सकता है। तो ये एक्चुअली है क्या? बीच में एक्चुअली Fe2+ है और ऊपर एक रिंग है। वो रिंग एक्चुअली में ये है, आप देखोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप तुम्हें दिखाई देगा। लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। फिर नीचे भी सेम मैनर में रिंग, यू कैन सी लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक, तो ये हमारे लिए फेरोसीन एग्जाम्पल है जो इसको बिलोंग करता है। तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इस टाइप का कुछ मिलेगा तो उसको हम बोल देंगे। फिर एक एग्जाम्पल इसमें है जिसको बोलते हैं मेसो आयनिक। लिख दूंगा, उसके बाद शायद आप ज्यादा समझ पाओगे ऐसा। अब इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, एग्जाम में आया तो बस ऐसा देख लेंगे, मैच करा लेंगे, मैच हुआ तो यस कर देंगे। इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसमें भी देखोगे तो नाइट्रोजन का लोन पेयर लिया तो लोन पेयर सिंगल डबल, इसका लोन पेयर पार्ट नहीं लेता है क्योंकि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन जो होता है उसका लोन पेयर रेजोनेंस में लिख जाएगा, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो आप देखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ दिखाई देगा। इसको साइडोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
फिर एक है, आई होप आपको स्क्वायरिक एसिड याद होगा, मैंने लिखाया होगा, उसी का डाई एनायन ऑफ स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड, तो इसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, ये इसमें ये जो बीच के दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनका ही एक्चुअली रेजोनेंस होता रहता है। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखकर दिखाऊं तो तुम सरप्राइज्ड होगे कि कोई खास चेंज नहीं हुआ, डबल बॉन्ड बस एक जगह से दूसरी जगह उठ के चला गया, और ये डबल बॉन्ड बन गया, ये पहले से था अनटच्ड रखा इसको, और ये मेरा O माइनस बन गया और ये O माइनस हो गया। अब आप देखोगे इसी तरह से मैं चाहूं तो फिर डबल बॉन्ड इधर ला सकता हूँ, ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह तुम कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बना सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है एरोमेटिक सिस्टम का जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये भी कॉपी कर लो बेटा, अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स लिख करके। सर ये Fe है कि T? Fe2+ है बेटा। डन। तुमने कॉपी कर लिया? डन। ओके गाइस, ये एरोमेटिसिटी वाला पार्ट हमने फिनिश किया। अब जैसे हर बार हम लोग करते हैं, क्या लिखते हैं, एप्लीकेशंस, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे वो यहीं से आएंगे, एप्लीकेशंस। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन जो हमने पहले भी किया हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन लिखना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सो हम लोग पहले से जानते हैं बेटा, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी अगर आपको दिखाना है तो क्या चीज दिखाना पड़ेगा बेटा, डिस्पर्जन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डिस्पर्जन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अभी तक हम लोग डिस्पर्जन किसके बेसिस पे दिखाते आए हैं, रेजोनेंस की वजह से। हाँ, रेजोनेंस की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, और इंडक्टिव की वजह से। अब हम इसमें एरोमेटिसिटी भी इन्वॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई केस ऐसा होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज जब पार्ट बन जाएगा एरोमेटिसिटी का, तो वो सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर जाता है। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो बेटा, इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस, ये प्लस अगर रेजोनेंस में ना जाए तो ये एरोमेटिक नहीं बन सकता है। क्या तुम समझ पा रहे हो इस बात को? यस। यानी इस प्लस की वजह से ही तो ये 6 पाई का लूप बन रहा है। एक दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है इसलिए कि प्लस रेजोनेंस में जाता है, या पहले से ही एरोमेटिक है? तो पहले से आ रहा है। पहले से ही आ रहा है। यानी कि यहां पर इस प्लस की वो इंपॉर्टेंस नहीं है जो इंपॉर्टेंस यहां पर इस प्लस की है। तो कहां पर वो पॉजिटिव ज्यादा डिस्पर्स्ड हुआ, पहले केस, फर्स्ट में। ये हो गया आपका। ठीक है, तो इसीलिए देखो, आप एरोमेटिक भी हमने पढ़ लिया, उसको भी इन्वॉल्व कर लिया हमने। इसको कॉपी कर लो बेटा। डन बेटा। यस सर। अब मैं आपको एक स्पेशल एग्जांपल लिखा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी है इसको लेकर के, बट ये एक बड़ा स्पेशल सा एग्जांपल है। इसमें लिखिएगा एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑफ
साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। ये अपने आप एग्जाम में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप पढ़कर नहीं जाएंगे घर से। एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, और इसमें यूज होता है कॉन्सेप्ट डांसिंग रेजोनेंस। देखो नाम ही अलग सा है ना, नाम ही इंटरेस्टिंग सा है, डांसिंग रेजोनेंस। So with the help of dancing resonance we explain the stability। क्या है ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन? ये है साइक्लोप्रोपाइल रिंग, और ये इसके साथ कनेक्ट किया CH2+, यही है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, ये अब इसके लिए एक नोट से शुरुआत करते हैं। इसको कॉपी कर लो बेटा और फिर एक नोट लिखो। डन सर। So fast। यस सर। सबने लिख लिया बेटा? नो सर। यस सर, डन। ओके, नोट लिखिएगा। सिस्टम इज हाईली स्टेबल, सिस्टम इज हाईली स्टेबल system is highly stable because of bent orbitals, because of bent orbitals, सर बिकॉज ऑफ BENT। ठीक है। यस सर। अब इसको हम ऐसे बोलेंगे, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं तुम्हें, या पहले पूरा नोट ही लिख लो। लिखिएगा बेंट ऑर्बिटल्स, बेंट ऑर्बिटल्स फुल स्टॉप, ऑर्बिटल्स बेंड, ऑर्बिटल्स बेंड बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन आप लिखिएगा, बिकॉज ऑफ ह्यूज एंगल स्ट्रेन, because of huge angle strain। Let me explain things। देखो ध्यान से देखना बेटा, इसको देखो। सबसे पहली चीज है, ये बेटा एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। एक्चुअल एंगल 60 डिग्री है, लेकिन अगर हम साइंस लगाएं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बिकॉज ये तो CH2 है ना, दो हाइड्रोजन एटम्स है, ये दो बॉन्ड sp3। तो व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल? 109 डिग्री 28 मिनट। यस। 109 डिग्री 28 मिनट्स केमिकल बॉन्डिंग। अब आप देखो डिफरेंस इज ह्यूज, यस और नो? यस सर। यस। डिफरेंस इज ह्यूज। तो अगर डिफरेंस इतना ज्यादा है तो यहाँ पर स्ट्रेन डेवलप होगा। आप सोचो ना, आपके हाथ को अगर पीछे की तरफ ले जाकर के कोई बांध दे तो आप हमेशा तकलीफ में रहने वाले हैं। वही सिनेरियो रहना 109 डिग्री पे चाहता है, तुमने 60 पे रखा हुआ है, ह्यूज एंगल स्ट्रेन। मेरी बात समझ में आई? यस सर। एंगल स्ट्रेन, और एंगल स्ट्रेन होने की वजह से क्या होगा? तो वो तुम्हें दिखाई देगा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग में। एक नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? एक नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए आप क्या करते हो कि दो एटम्स लेते हो, उनके ऑर्बिटल्स को ऐसे ओवरलैप करा देते हो। इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। मानते हो कि नहीं? एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, स्ट्रेन इतना ज्यादा है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बेंड हो जाते हैं। क्या समझ में आया क्यों ऑर्बिटल्स बेंड होते होंगे? यस। राइट, ऑर्बिटल्स बेंड हो गए, और जब ऑर्बिटल्स बेंड हो गए तो इसके अंदर पाई वाला कैरेक्टर आ गया। इसका क्या मतलब होता है? पाई बॉन्ड कब बनता है बेटा? साइडवेज ओवरलैपिंग, कहते हैं ना, लेटरल ओवरलैपिंग। तो यस। ये तुमको नहीं लगता है कि इन दोनों के बीच की चीज हो गई?
राइट। हाँ सर। यस तो इसके अंदर वो sp2 वाला कैरेक्टर आ गया है, ये sp3 sp2 वाला कैरेक्टर हो गया। इसका फायदा कौन उठाएगा? इसका फायदा ये एम्प्टी ऑर्बिटल उठाएगा, क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल को तो यही चीज चाहिए होती ना कि कोई आकर इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दे। तो ये जो डीलोकेलाइजेशन होता है ना, इसी को डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं। ये एक स्पेशल रेजोनेंस हुआ, ये सब में नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जब वो साइक्लोप्रोपाइल रिंग CH2+ के साथ अटैच्ड हो। तो ये है एक स्पेशल रेजोनेंस, स्पेशल डीलोकेलाइजेशन, जिसकी वजह से सडनली जो है वो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई कैरेक्टर डेवलप करता है और रेजोनेंस होना शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। अब सोचिए अगर उनको इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो क्या करेंगे? लुक एट द स्क्रीन। हम लोग यहां का जो सिग्मा है वो इसको दे देंगे, क्योंकि भाई जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है वही वाले तो इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो ये दिखेगा कैसा? ऐसा दिखना शुरू शुरू हो गया, यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ प्लस आ गया, प्लस डीलोकलाइज हो गया। सिंपल तरीके से देखो। फिर इसी तरह से ऊपर वाला भी पार्ट कर सकता है। तो जब ऊपर वाला पार्ट लेगा तो ये ऐसा दिखेगा। तो देखो प्लस डीलोकलाइज कर गया, तो ये क्या हो गए इसके? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। थोड़ी बहुत बातें समझ में आई बेटा? यस यस सर। अब इसको यहां से तुम कॉपी कर लो, ये तो तुमने कर लिया, इसको भी कॉपी करो बेटा। Should I remove this page बेटा? यस सर। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। डन सर। सर 2 मिनट लास्ट लाइट दिखाएंगे? डन सर। गाइस, एज यू नो, हमने वहां पहले भी एप्लीकेशन किया था ये वाला। कौन सा? बॉन्ड लेंथ, याद है? यस बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, कुछ भी दिया हो, स्टाइल ऑफ वर्किंग सेम होने वाला है, इसलिए हम सब लिखेंगे। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर। फिर इसको एक एक बोल सकते हैं, रोटेशन, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अबाउट बॉन्ड, रोटेशन अबाउट बॉन्ड। ये थोड़ा सा नया है आपके लिए। देखो, मैं एरोमेटिक इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूं, बाकी तो ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे 3 एग्जाम्पल चूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। पहला कंपाउंड ये चूज किया है मैंने, सेकेंड कंपाउंड ये चूज किया मैंने, एंड थर्ड कंपाउंड ये। ऐसा। तो वो आपको हाईलाइट करेगा कौन सा बॉन्ड। तो उसने हाईलाइट किया ये वाला बॉन्ड, यानी वो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर,
हर चीज किसके लिए पूछ रहा है, इसके लिए। अच्छा, रोटेशन का क्या मतलब होता है? रोटेशन का मतलब होता है कि इस बॉन्ड के अबाउट मॉलिक्यूल का रोटेशन आसान है, डिफिकल्ट है, ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन का स्टाइल तो आप समझ गए। अब इनका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, आंसर कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हर बार कि ये जो बीच का बॉन्ड है इसको प्लस माइनस करके लिख देंगे। मतलब पाई बॉन्ड को तोड़ दो और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, या फिर उल्टा यहाँ माइनस यहाँ प्लस करके देखो और चेक करो कि जो इंडिविजुअल रिंग है वो एरोमेटिक तो नहीं बन रही है, एंटी एरोमेटिक तो नहीं बन रही। अगर दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाए तो वो बेस्ट होगा उस ब्रोकन स्टेट में लिखा रहना। मतलब डबल बॉन्ड को हम ज्यादा सिंगल मान लेंगे वहां पर, और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो उसका लेंथ बड़ा, स्ट्रेंथ कम, एनर्जी कम, बॉन्ड ऑर्डर कम, रोटेशन आसान। याद रखना, डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन डिफिकल्ट होता है, हिंडर्ड बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन को फ्री रोटेशन कहते हैं, इजी रोटेशन कहते हैं। क्या थोड़ी बहुत बातें मेरी समझ में आ रही हैं बेटा? यस। तो हम लोग एक स्टाइल करके देखते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए कि मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में ये चीज करके देखी, डबल डबल ऐसा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस करके देख सकता हूँ, या यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो अगर दोनों करके देखूंगा तो एक सिनेरियो आपका ऐसा आएगा, यहाँ पर ऊपर वाले में माइनस और यहाँ प्लस किया मैंने, राइट। या उल्टा करके देखोगे, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारा एक ना एक रिंग अनफॉर्चुनेटली एंटी एरोमेटिक बन रहा है। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? जैसे देखो, यस। ये वाला तो ओके। एरोमेटिक बन रहा है, लेकिन ये 8 पाई का लूप बन गया। 8 पाई उसको छोड़ करके बाकी सब जगह 8 पाई का लूप होता है एंटी एरोमेटिक। याद रखना, ये नहीं कि 8 पाई का लूप नॉन एरोमेटिक। नो 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 नो, ओनली दैट एग्जांपल इज नॉन एरोमेटिक, अदर एग्जांपल्स विल बी कंसीडर्ड एज एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक। इसको पलट दो, पलट दो मतलब क्या, उधर प्लस कर दो इधर माइनस कर दो। अब देखोगे ये 4 पाई का लूप बन गया, यानी ये एंटी एरोमेटिक। तो कुछ भी हो जाए, ये वाला केस हमारे लिए क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। इसको देख लो, करके देखते हैं। इस वाले में तुम जब देखोगे तो तुम रियलाइज करोगे कि अगर हम लोग यहाँ प्लस और नीचे वाले में माइनस रख दें तो ऊपर 8 नहीं नहीं 6 पाई का लूप दिखाई देगा तुमको। और नीचे भी, क्योंकि नीचे आपने माइनस रख दिया तो नीचे आपको 6 पाई का लूप दिखाई पाई देगा। लूप। ये सिस्टम क्या निकला, एरोमेटिक। एरोमेटिक। यानी ये चाहता है कि ये सिंगल बॉन्ड में रहे। क्या मेरी बात समझ में आई? ये नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर इसको तोड़ोगे तो एंटी एरोमेटिक बन रहा है एक रिंग, तो वो नहीं चाहता कि वो एंटी एरोमेटिक हो जाए। इसको देखो बेटा, क्या गेस कर पाओगे कि ये सिंगल रहना चाहेगा तोड़ के, या अपने आप को डबल रखना चाहेगा? व्हाट डू यू थिंक? तोड़ना चाहिए। यस, तोड़ना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इधर वाला अगर माइनस के साथ देखोगे तो 6 पाई का लूप बन रहा है, और इधर प्लस वाला करने पे 2 पाई का लूप बनता है। यानी दोनों एरोमेटिक बना सकते हो। ये हमारे लिए एरोमेटिक सिस्टम हो जाए, यानी ये सिंगल रहना चाहेगा, ये सिंगल रहना चाहेगा। अब दो एरोमेटिक सिस्टम आ गए, किसमें ज्यादा बड़ी रिंग एरोमेटिक बन रही है बेटा, ज्यादा लूप का? लेफ्ट वाला। तो ये बेटर हो जाएगा, यानी कि ये बेटर एरोमेटिक की तरह, यानी मोर सिंगल। तो यहां पर मैक्सिमम सिंगल कैरेक्टर, राइट, और इसमें मैक्सिमम डबल कैरेक्टर। डबल कैरेक्टर। तो बस आंसर आ गए आपके। आप क्या क्या आंसर लिख सकते हो? बॉन्ड एनर्जी का आंसर लिखोगे तो 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2। फिर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, उल्टा 2 वाला। ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1, उल्टा कर दिया। फिर हाँ, डाइपोल मोमेंट का भी ऑर्डर लिख सकते हो, डाइपोल मोमेंट का, क्योंकि जो प्लस माइनस बन के रहना चाहेगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, सबसे ज्यादा प्लस माइनस कौन रहना चाहता है? सेकंड। सेकेंड। तो सेकेंड ग्रेटर थर्ड। देन थर्ड ग्रेटर फर्स्ट। देन 1। ठीक है। अब रोटेशन, रोटेशन किस में ज्यादा आसान है, रोटेशन किस में सबसे सिंगल बन रहा है? 2 में। सेकंड। सेकंड। सेकेंड, थर्ड, 1। लेकिन अगर बैरियर,
बैरियर बोलोगे, रोटेशन का बैरियर किसमें सबसे ज्यादा है? फर्स्ट, 1 थर्ड, ग्रेटर सेकंड। देन थर्ड ग्रेटर देन 2। यानी कुछ भी क्वेश्चन दे दे, स्टाइल वही है, आंसर तो निकलेगा ही निकलेगा। कॉपी कर लो बड़ा इसको। डन बेटा। सर सेकंड वाले में तो उसके सेकंड स्ट्रक्चर में एरोमेटिक नहीं होगा ना? सेकंड वाले में बेटा जब ऊपर वाले को प्लस और नीचे वाले को माइनस दिया, तो माइनस के साथ लोन पेयर आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से काउंट हुए, 2 पाई बॉन्ड के ये वाले और 2 पाई बॉन्ड वाले ये, तो 6 पाई का लूप नीचे बना। ऊपर भी 6 पाई का लूप है, प्लस सिंगल डबल सिंगल, 3 डबल और एक प्लस 6 पाई। क्या प्रॉब्लम सर है? जब प्लस नीचे आएगा तब? नहीं 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 नहीं, तुम समझे नहीं। तुम प्लस माइनस कुछ भी करके देखो, अगर कभी भी दोनों रिंग एक ही टाइम पे एरोमेटिक बन गई तो वो वाली चीज ले ली जाएगी। यस सर।